जिस दिल्ली में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और जागरूक वोटर रहता है, जिस दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,80,00,000 लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिस दिल्ली में प्रति व्यक्ति सालाना आय 4,61,000 रुपए है, जहां मीडिया है, बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों के मुख्यालय हैं, जिस दिल्ली के लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स देखते हैं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, उस दिल्ली के लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं और वो अपनी नई सरकार से क्या चाहते हैं। दिल्ली असल में पूरे देश के लिए एक केस स्टडी होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली किस प्रकार की केस स्टडी बन गई, आज सबसे पहले यह देखिए। आज जब दिल्ली के लोगों को यह पूछना चाहिए था नेताओं से कि आने वाली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करेगी, पिछली सरकार प्रदूषण को कम क्यों नहीं कर पाई, यमुना नदी आज तक साफ क्यों नहीं हुई, दिल्ली की सड़कें खस्ताहाल क्यों हैं, दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों की सूरत बदलने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई सरकार क्या करेगी, दिल्ली के अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल क्यों है, दिल्ली में जो कॉलेज हैं उनका बुरा हाल क्यों है, दिल्ली में रोजगार को लेकर क्या हो रहा है, दिल्ली में इतनी गंदगी क्यों है। दिल्ली के लोगों को यह सवाल पूछना चाहिए था और उस पार्टी को लाना चाहिए था जो ये सब चीजें ठीक कर सकती। ऐसे में दिल्ली के ज्यादातर वोटर ये सवाल पूछने में लगे हैं कि उन्हें मुफ्त बिजली और पानी कौन देगा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कौन करवाएगा, दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ज्यादा पैसा कौन देगा, 2100 रुपए कौन दे रहा है, 2500 रुपए कौन दे रहा है और हो सकता है इससे भी ज्यादा कोई और दे दे, बसों में मुफ्त सफर की सुविधा को कौन जारी रखेगा। दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है। सोचिए, जब दिल्ली के लोगों को यह पूछना चाहिए था कि मौजूदा सरकार दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा क्यों नहीं बना पाई, तब दिल्ली की जनता यह सब सवाल पूछ रही है कि 2100 कब मिलेंगे और 2500 कब मिलेंगे और मुफ्त बिजली और पानी कैसे हमारी मुफ्त में ऐसे ही बनी रहे। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद आज भारत की राजधानी की हालत बद से बदतर है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था हमसे पीछे है या हमारे लगभग बराबर भी है, उन देशों की राजधानियां दिल्ली से लाख गुना बेहतर हैं। ब्रिटेन दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी हमसे छोटी अर्थव्यवस्था है, हम आज ब्रिटेन से आगे हैं। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, लेकिन आज अगर आप दिल्ली की तुलना लंदन से करें तो दिल्ली आपको बहुत पिछड़ी हुई नजर आएगी। आज दिल्ली का प्रदूषण की अगर हम बात करें तो दिल्ली का AQI लेवल है 170 और लंदन का AQI आज है 38। लंदन की ना सिर्फ हवा साफ है, बल्कि वहां की सड़कें और नदियां दिल्ली से कहीं ज्यादा साफ हैं। इनमें एक तरफ आपको दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण के झाग नजर आएंगे और दूसरी तरफ लंदन की थेम्स नदी पूरी तरह स्वच्छ और साफ नजर आएगी। दोनों में अंतर देख लीजिए। सोचिए, ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी भारत की राजधानी की यह हालत आखिर क्यों है, क्या कोई यह पूछेगा नहीं। आप पेरिस को देखिए जो फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस दुनिया की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद पेरिस हर मामले में दिल्ली से कई गुना आगे है। आप रशिया की राजधानी मॉस्को और छोटे से देश इटली की राजधानी रोम को देख लीजिए। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भी भारत से पीछे है। इसके बावजूद भारत की राजधानी इन देशों की राजधानियों से आपको बहुत पिछड़ी हुई नजर आएगी। जैसे सड़कें, पुल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, साफ हवा, इन सारी राजधानियों में आपको मिलेगी, लेकिन दिल्ली में इनका नामो निशान नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यमुना नदी को सरकारों ने एक गंदा नाला बनाकर छोड़ दिया है। सड़कों का दिल्ली में बुरा हाल है। पूरे शहर में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ आपको मिलेंगे। गली मोहल्लों में पहले से कहीं ज्यादा गंदगी हो चुकी है। दिल्ली के लोग ऐसे लोगों के मुकाबले कम वर्ष जी रहे हैं जो इन देशों की राजधानियों में रहते हैं, जो भारत से भी पीछे हैं अर्थव्यवस्था में। लंदन में एक व्यक्ति की औसत आयु 81 वर्ष है। पेरिस में लोग 82 साल तक जीते हैं, रोम में 84 साल, मॉस्को में भी लोग 79 वर्ष तक जीते हैं, जबकि दिल्ली के लोग 74 वर्ष तक जीते हैं। इनमें भी जीवन जो है उनका अब 12 साल और कम हो गया है
प्रदूषण के कारण। दिल्ली के लोगों को यह पूछना चाहिए था कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत, उस देश की राजधानी की हालत इतनी बुरी क्यों है। लेकिन दिल्ली के लोग यह पूछ रहे हैं कि उन्हें मुफ्त बिजली और पानी कैसे मिलता रहेगा, महिलाओं को ज्यादा पैसा कौन सी पार्टी देगी, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उन्हें मुफ्त में मिल सकती हैं। और जब आपको सब चीजें मुफ्त में मिलने लगेंगी तो फिर आप सरकारों से ये कड़वे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए बड़ा सवाल आज फिर से यही है। भारत विश्व गुरु होने की बात करता है। भारत कहता है कि हम दुनिया में एक समय आएगा जब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन भारत की राजधानी की इतनी बुरी स्थिति फिर क्यों है? क्या दिल्ली के लोगों को यह नहीं पूछना चाहिए था? दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहां के असली मुद्दे हमारे नेताओं की प्राथमिकता में दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहां के असली मुद्दे हमारे नेताओं की प्राथमिकता में दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। आज दिल्ली में चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा जानते हैं क्या है? वो मुद्दा है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी बंगला। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के साथ इस सरकारी बंगले में घुसने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी केजरीवाल के इस बंगले को लेकर लगातार जनता के बीच झूठ फैला रही है और यह बंगला भी बाकी सरकारी बंगलों के जैसा ही है। इसमें कुछ खास नहीं है, यह महल नहीं है। इसमें ना तो लाखों रुपए के पर्दे लगे हैं, ना ही केजरीवाल ने इसमें मसाज के लिए कोई व्यवस्था की थी, ना ही इसमें कोई सोना रूम बनवाया है, और ना ही यह महल जैसा दिखता है अंदर से। और यही दिखाने के लिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज आज मीडिया को अपने साथ लेकर इस बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम आज आपको यह बंगला दिखाएंगे और आप कैमरे से तस्वीरें खींचिए, वीडियो बनाइए और खुद देखिए कि इस बंगले में क्या है। लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद संजय सिंह ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में भी मीडिया को ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भी पुलिस ने उन्हें दूर से ही रोक दिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल ने अपने लिए किसी राजमहल का निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी 2700 करोड़ रुपए के राजमहल में रहते हैं, और अगर मीडिया का कैमरा एक बार प्रधानमंत्री के घर में चला गया तो जनता को सारा सच पता चल जाएगा। अब दूसरी तरफ बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी बंगले पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली में 2-2 बंगले मिले हुए हैं, सरकारी बंगले, और वो सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। दिल्ली के देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अब आप पहले तो यह समझिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बंगले का मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया। और आप ये देखिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, अब सब बंगले के पीछे पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी अब यह बताने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का बंगला नहीं, बल्कि आप प्रधानमंत्री मोदी का आवास देखिए, वो तो और भी ज्यादा राजमहल जैसा है, उसमें तो और भी ज्यादा महंगी महंगी चीजें लगी हुई हैं। तो फिर लोग केजरीवाल के बंगले के पीछे ही क्यों पड़े हैं? आज बड़ा सवाल यह है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो देश में और भी हैं, राज्य तो और भी हैं। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे ही सरकारी बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े राजमहल जैसे बंगलों में रहते हैं। ऐसे ही बंगले हैं उनके जो दिल्ली में केजरीवाल के बंगले से भी कई तो ज्यादा शायद विशाल होंगे, बड़े होंगे और भव्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने बंगले के पुनर्निर्माण करवाए हैं, अपने बंगलों को ठीक ठाक करवाया है। टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए उन्होंने देश की जनता के खर्च किए हैं ताकि उनका मुख्यमंत्री आवास ठीक हो सके। आप भी, अगर हमारे जो दर्शक हैं, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, अपने राज्य की राजधानी में जरा जाकर देखिए कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बंगले में रहता है। आपके राज्य में जो मंत्री हैं वो कैसे बंगलों में रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। आपको यह समझ में आएगा कि सारे ही मुख्यमंत्री अक्सर जो आप देखेंगे सब बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, सरकारी बंगलों में। सारे मंत्री बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। भारत सरकार के भी जो मंत्री हैं वो भी सब बड़े बड़े विशाल शानदार सरकारी बंगलों में रहते हैं। तो फिर लोग केजरीवाल के बंगले के पीछे क्यों पड़े हैं?
झारखंड में ही देख लीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने लिए एक नया मुख्यमंत्री आवास बनवा रहे हैं वो झारखंड में। इसी तरह आपने देखा होगा जगन मोहन रेड्डी ने भी कोशिश की थी। मध्य प्रदेश में भी वर्ष 2020 से 2022 के बीच मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सरकारी बंगलों पर 13.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। चाहे मुख्यमंत्री किसी का भी हो, किसी पार्टी का हो, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, सब जगह हर पार्टी का मुख्यमंत्री बड़े बंगलों में रह रहा है। लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान अपने सरकारी बंगलों के पुनर्निर्माण पर या उनके रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहां पर इसे लेकर कोई विवाद नहीं होता। दिल्ली में ही हो रहा है। एक और उदाहरण देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो कि इसी आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी एक बड़े से सरकारी बंगले में रहते हैं, लेकिन उनके बंगले पर पंजाब में कोई सवाल नहीं उठा रहा। तो इसका कारण क्या है कि लोग केजरीवाल के बंगले के पीछे ही पड़े हैं? इसका कारण यह है कि ये सारे नेता ये कहकर राजनीति में नहीं आए थे कि वो सत्ता में आने के बाद सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। ये सारी बातें इस देश में सिर्फ एक नेता ने कही थी, और वो है केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का गठन ही इन मूल सिद्धांतों पर किया था। और उन्होंने कहा था कि उन्हें जनता की सेवा करने के लिए बंगले की आवश्यकता नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी नेता को रहने के लिए 7-8 कमरों का सरकारी बंगला क्यों चाहिए, यह कहकर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था और कहा था कि एक बार हमें मौका दीजिए, हम एकदम अलग तरीके से शासन करेंगे, हम आम आदमी पार्टी की तरह रहेंगे। लेकिन बाद में केजरीवाल अपनी ही इन सारी बातों से पलट गए। पहले उन्होंने सरकारी बंगला लिया, बाद में जब कोविड के दौरान दिल्ली में हजारों लोग मर रहे थे, तब उन्होंने इसी बंगले के पुनर्निर्माण पर 52 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर दिए, और यह सारा पैसा जनता का है, यानी सरकारी खजाने से आया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आज जब अरविंद केजरीवाल का यह पुराना बयान, पुराना वीडियो देखेंगे, तो आप भी उस जमाने को याद करेंगे जब वो कहा करते थे कि नेताओं को रहने के लिए बड़े बड़े बंगलों की आवश्यकता क्यों होती है, और ये सारी बातें करके उन्होंने दिल्ली की जनता के मन में एक उम्मीद की नई किरण जगाई थी। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। असल में अब दिल्ली की जनता को यह पूछना चाहिए था कि दिल्ली की जनता बंगले में कब रहेगी, यहां की जनता को रहने के लिए बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े बंगले कब मिलेंगे, यहां की जनता को आप इतना सक्षम कब बनाएंगे कि वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल सके, यहां की जनता को सांस लेने के लिए साफ हवा कब मिलेगी, यहां की जनता को अच्छी सड़कें कब मिलेंगी, यहां की जनता को अच्छे सरकारी अस्पताल कब मिलेंगे, यहां यमुना नदी में पानी साफ कब होगा, दिल्ली में गंदगी कब खत्म होगी। दिल्ली की जनता को यह पूछना चाहिए था। अब इस बयान से आप समझ गए होंगे केजरीवाल के कि दिल्ली में केजरीवाल के बंगले पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। असल में इस तरह के विवाद उन नेताओं के बंगलों को लेकर, उनके लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर होते रहते हैं, जो नेता गरीबों का नाम लेकर, दलितों का नाम लेकर राजनीति में आते हैं, गरीबों के नाम पर पार्टी बनाते हैं, दलितों के नाम पर पार्टी बनाते हैं, पिछड़ों के नाम पर पार्टी बनाते हैं, और कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, हम पिछड़ों के नेता हैं, हम दलितों के नेता हैं, और फिर खुद शानदार बंगलों में रहना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले पटना के एक छोटे से चपरासी क्वार्टर में रहते थे। ये वो चपरासी का क्वार्टर है, लेकिन आज वो बहुत बड़े बंगले में रहते हैं और उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। लेकिन आए थे गरीबों के उत्थान के नाम पर ही राजनीति में। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सारी पार्टियां वो हैं जिनका गठन गरीबों और पिछड़ों के उत्थान करने के नाम पर हुआ था। और इनके नेता बताते, अपने आप को दिखाते भी ऐसे ही हैं कि वो भी आदिवासियों की तरह ही रहते हैं, गरीबों की तरह ही रहते हैं, दलितों की तरह रहते हैं, और उनका लाइफस्टाइल भी वैसा ही है, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन आज इन सभी पार्टियों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं,
और जब ऐसा होता है तो जनता इन नेताओं से सवाल करती है, और दिल्ली में केजरीवाल के साथ भी यही हो रहा है। केजरीवाल को कोई समस्या नहीं होती अगर केजरीवाल ने जो कहा था उस पर अमल करते, अगर केजरीवाल इतना बड़ा सरकारी बंगला ना लेते, बड़ी बड़ी गाड़ियां ना लेते, सुरक्षा ना लेते, प्राइवेट प्लेन्स में ना चलते, तब केजरीवाल वाकई दिल्ली की जनता के नायक बन सकते थे। लेकिन केजरीवाल ने वो सारे वादे तोड़ दिए, और हमने आपको यह भी बता दिया कि क्या ये बंगले का मुद्दा इतना बड़ा है कि ये किसी को चुनाव जितवा दे और किसी को चुनाव हरवा दे। हमें लगता है आज भी दिल्ली की जो जनता है वो यही ढूंढ रही है कि पैसे कौन ज्यादा देगा, और बिजली का बिल कौन भरेगा हमारा, और पानी का बिल हमारा कौन भरेगा, बसों में किराया कैसे मुफ्त होगा। और जब आप जो चुनाव है वो इस तरह की योजनाओं के इर्द गिर्द सिमट जाता है, तब जनता फिर नेताओं से कोई कड़ा सवाल पूछ नहीं पाती। अब हमारा अगला विश्लेषण कुंभ के मेले को लेकर है, महाकुंभ को लेकर है, और महाकुंभ में भी उन नागा साधुओं के बारे में है जिनका जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये कुंभ के मेले में कहां से आते हैं, और ये तमाम लोग कुंभ के मेले के बाद ये सारे नागा साधु कहां चले जाते हैं, नागा साधु बनते कैसे हैं। आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में इन्हीं पहेलियों को आपके लिए सुलझाएंगे और आपको बताएंगे कि आप इन नागा साधुओं से क्या सीख सकते हैं। नागा साधुओं के बारे में हमारे देश में लोगों को बहुत कम जानकारी है और गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। यह विडंबना है कि भारत की मौजूदा पीढ़ी नागा साधुओं के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, जागरूक नहीं है, और इस पर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं। वो कहते हैं कि जब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय भी नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं, तब भारत के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है, और यह त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले अपने आप का ही खुद का अंतिम संस्कार करता है, फिर पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। और यह प्रक्रिया एक नागा साधु की मनोस्थिति के बारे में आपको बताती है। यह एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार करके अपना पिंडदान कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं, उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और उनके स्वरूप को बहुत सारे लोग कई बार समझ ही नहीं पाते। उनके बालों की लंबी जटाएं, शरीर पर रगड़ी गई भस्म उनके तपस्या करने का एक अनूठा तरीका है। नागा शब्द के भी कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है, और नागा साधु या सन्यासी उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप करते हैं या तपस्या करते हैं। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा शब्द का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं क्योंकि ये योद्धा होते हैं, और इसका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। ये वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था, और उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सिर्फ तपस्या करना काफी नहीं था, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए नागा साधु आए, और नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी जानते थे। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधुओं का पंथ सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी की खुदाई में कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले जिन पर जटाधारी नागा साधुओं की मुद्राएं बनी हुई हैं। कुछ पुस्तकों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि नागा साधु दुनिया के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक है। यानी ये साधु तो हैं ही, लेकिन योद्धा भी हैं, और इनका इतिहास जापान और चीन के योद्धा सैनिकों से भी कई सदी पुराना है। वर्ष 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया, तब नागा योद्धाओं ने ही धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसके अलावा जब भारत आधुनिक बनने के दौर में आया, जब यहां सब कुछ हम आधुनिकता के दौर में आए, तब नागा साधुओं की फौज बिखर गई और उन्होंने स्वयं को पूरे संसार से काट लिया। आज भी नागा साधु
युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, लेकिन वो इस युद्ध कौशल का, अपने शस्त्रों का खुलकर प्रदर्शन नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है और यह तपस्या कभी ना खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में अभी कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं जो उन्हीं युवाओं को नागा साधु बनाने की दीक्षा देते हैं जिनकी आयु 16 से 20 वर्ष के बीच होती है। भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं और यह संख्या इतनी है कि कई देशों के पास इतनी बड़ी सेनाएं भी नहीं है। आम लोगों में नागा साधुओं को लेकर उनके मन में 4 बड़े सवाल होते हैं और हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल होंगे, जिनमें पहला सवाल यही होता है कि नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। तो इसका कारण यह है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो निर्वस्त्र ही दुनिया में आता है और यह अवस्था प्राकृतिक होती है और इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, वो प्रकृति के साथ चलते हैं। दूसरा सवाल यह होता है कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती, मौसम का उन पर असर क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण यह है, जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसका शरीर इस स्थिति में चला जाता है जहां उसे गर्मी, सर्दी और अग्नि का एहसास होना बंद हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक महिला के गर्भ में एक बच्चा सभी मौसमों में जीवित रहता है, कैसा भी मौसम हो, और उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होते और बच्चा निर्वस्त्र ही इस दुनिया में प्रवेश करता है। तीसरा सवाल यह होता है लोगों के मन में, नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाकर क्यों रखते हैं, अपने शरीर पर भस्म क्यों रगड़ते रहते हैं। भस्म मृत शरीर से बनी वो राख होती है जिसे शरीर पर रगड़कर नागा साधु ये बताते हैं कि वो मृत्यु को जीत चुके हैं, मृत्यु पर विजय पा चुके हैं और मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चौथा सवाल लोगों के मन में यह होता है कि नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं और इस मेले के बाद कहां चले जाते हैं। इसका जवाब यह है कि नागा साधु अक्सर दुर्गम इलाकों में, पहाड़ों पर अपना जीवन तपस्या करते हुए बिताते हैं और इसीलिए वो कुंभ के आयोजन के बाद दोबारा किसी को दिखाई नहीं देते और वापस अपने अखाड़ों में या सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं। आज अगर आप भी चाहें तो नागा साधुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी सीख यह है कि कैसे हम अपने आप में, अपनी दुनिया में प्रसन्न रह सकते हैं। नागा साधुओं के पास कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन बहुत खुशी और आनंद के साथ व्यतीत करते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन को खुशियों के साथ जीने के लिए किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपकी मनोस्थिति आपके नियंत्रण में है, आप अपने आप में खुश रहते हैं, तो फिर आनंदित जीवन के लिए आपको बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बहुत सारे बैंक बैलेंस, पैसा, महंगे कपड़े, जूते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नागा साधुओं के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है इच्छा शक्ति। वो बिना कष्ट की भावना किए ऐसे हठयोग करते हैं जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते और यही उनकी इच्छा शक्ति दिखाती है। जैसे एक नागा साधु पिछले 9 वर्षों से अपना बायां हाथ ऊपर उठाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हठयोग कर रहा है। ये देखिए, एक नागा साधु ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से बैठे ही नहीं हैं और लगातार खड़े हुए हैं, वो बैठते ही नहीं हैं। जबकि कई नागा साधु ऐसे हैं जो अपने शरीर को गलाकर हठयोग कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए जरा भी उनके शरीर को दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि नागा साधुओं के पास इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो हर प्रकार के दर्द को सह सकते हैं। नागा साधुओं के जीवन में त्याग भी एक तरह की तपस्या है। वो वस्त्रों का त्याग कर चुके हैं, संपत्ति का त्याग कर चुके हैं, परिवार का त्याग कर चुके हैं, रिश्ते नातों का त्याग कर चुके हैं, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं, अन्न का त्याग कर चुके हैं और यह त्याग ही उनकी सबसे बड़ी तपस्या है और मृत्यु पर वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मृत्यु से उन्हें डर नहीं लगता। तो जिसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए और मृत्यु से उसे डर नहीं लगता, तो सोचिए उस इंसान की मनोस्थिति क्या होगी। नागा साधु दिन में सिर्फ 7 लोगों से अपने भोजन के लिए भिक्षा मांग सकते हैं। नागा साधु भिक्षुक होते हैं, वो भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं और उनके यहां नियम है कि एक दिन में सिर्फ 7 घरों में या 7 लोगों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। और अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जब उन्हें इन 7 घरों में या 7 लोगों से
पर्याप्त भोजन न मिले तो फिर 8वें घर में वो भोजन के लिए भिक्षा नहीं मांग सकते और उस दिन उन्हें अपना भोजन त्याग करके ही अपनी तपस्या करनी होती है, क्योंकि अगर 7 घरों से या 7 लोगों से भिक्षा नहीं मिली तो फिर वो 8वें व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांग सकते और उस दिन उन्हें भूखा ही रहना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब दुनिया भर में धर्म के नाम पर आतंकवाद फैल रहा है, उग्रता फैल रही है, तब नागा साधु धर्म के नाम पर, धर्म की रक्षा के नाम पर कहीं कोई आतंक नहीं फैलाते। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन वो कभी इसके लिए भारत के लोकतंत्र को चुनौती नहीं देते, कभी अलग देश बनाने की मांग नहीं करते। वो देश के लोगों को सिर्फ कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं और इसका कारण यह है कि कुंभ नागा साधुओं के लिए उनकी कर्म भूमि होता है, जहां वो अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं और अक्सर अपने प्राण त्याग भी देते हैं। हमारे साथ एक ऐसे नागा साधु हैं जो बालक है, बहुत छोटी उम्र में इन्होंने नागा सन्यासी बन गए हैं और इनसे हम जानेंगे। महाराज, आप कहाँ से पधारे? बागेश्वर जिले से, उत्तराखंड राज्य। महाराज जी, इतनी कम उम्र में आप यहाँ पर आज सन्यासी बन गए हैं, नागा साधु बन गए हैं। हेलो। अब सब गुरु जी की कृपा है। कितनी उम्र है आपकी? 15 वर्ष। तो बाल्य जीवन में कैसे आ गए आप यहाँ? मेरे माता पिताओं ने जब मैं 6 महीने का था तभी धूने पर चढ़ा दिया। और धूने पर चढ़ाना क्या होता है? यानी दान कर देना। अंदर की शक्ति इस ठंड को काबू करती है। भक्ति में ही शक्ति है, ये कहा जाता है। जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं बचपन बाल अवस्था से, क्या उद्देश्य है महाराज? बस सनातन धर्म की रक्षा ही उद्देश्य है। आपने अक्सर यह भी देखा होगा कि नागा साधु अक्सर क्रोध में रहते हैं, उन्हें बात बात पर क्रोध आ जाता है और समाज से भी वो काफी कटे हुए रहते हैं। इस तपस्या के कारण नागा साधु क्रोधित रहने लगते हैं और इसी क्रोध को शांत रखने के लिए वो अक्सर निर्वस्त्र बर्फीले पहाड़ी इलाकों में भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये तपस्या जो वो करते हैं लगातार बिना रुके हुए, इससे उनके अंदर काफी गर्मी पैदा होती है। कुछ साल पहले हिमालय क्षेत्र से आपको याद होगा एक नागा साधु का वीडियो आपने भी देखा होगा। एक वीडियो आया था जो वहां बहुत ठंड में माइनस में टेम्परेचर था और इतनी ठंड में भी ये नागा साधु निर्वस्त्र होकर वहां तपस्या कर रहा था और उसे ठंड का कोई एहसास नहीं था। आपकी दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो महंगाई की है, इसलिए अब हम आपको उसी महंगाई के बारे में बताएंगे जो साबुन, तेल, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन के पैकेट के साइज को लगातार छोटा करती जा रही है और आपको एहसास ही नहीं हो रहा। अंग्रेजी में एक शब्द है जो इसके लिए कहा जाता है, वो है श्रिंकफ्लेशन। इसका मतलब वो महंगाई जिसमें किसी उत्पाद की कीमत पहले जितनी ही रहती है लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है और उस चीज का पैकेट छोटा होता चला जाता है, यानी श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है। आप पैसा उतना ही दे रहे हैं लेकिन अब वो पैकेट जो है छोटा हो गया है। जैसे आपकी स्क्रीन पर हम आपको जो दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपने एक बिस्किट का पैकेट लिया है 5 रुपए का। 2 साल पहले 5 रुपए का मिलता था और वो इतना बड़ा पैकेट होता था, उसमें ज्यादा बिस्किट आते थे। अब भी 5 रुपए का ही है लेकिन अब पैकेट छोटा हो गया है। पिछले 3 महीनों में घरों में इस्तेमाल होने वाला आम जरूरत का सामान 10% तक महंगा हो चुका है और इस महंगाई के कारण भारत के लोग जरूरी सामान के बड़े बड़े पैकेट खरीदने की बजाय अब उनके 5, 10 और 15 रुपए वाले छोटे पैकेट खरीद रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने या बड़ी कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाने की बजाय उनकी मात्रा और पैकेट के साइज को छोटा करना शुरू कर दिया है। जैसे उदाहरण देखिए, इन कंपनियों ने 10 रुपए के साबुन की कीमत को बढ़ाकर 12 रुपए नहीं किया, 15 रुपए नहीं किया, बल्कि उन्होंने 10 रुपए में ही इस साबुन की मात्रा को श्रिंक कर दिया और इसके साइज को छोटा कर दिया। यह बात मुंबई की एक रिसर्च एजेंसी ने अपनी नई रिपोर्ट में बताई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि लगातार महंगाई बढ़ने से इन कंपनियों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। अगर ये कंपनियां अपने सामान की कीमतों को बढ़ा देंगी, महंगा कर देंगी, तो उनकी आमदनी घट जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसलिए कम हो जाएगा कि जैसे ही ये अपना दाम बढ़ाएंगी लोग खरीदना कम कर देंगे
और खरीदना कम कर देंगे तो इनकी आमदनी, इनका रेवेन्यू कम होगा और इन कंपनियों को नुकसान होने लगेगा। और इसी नुकसान से बचने के लिए वो श्रिंकफ्लेशन की मदद ले रही हैं। ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा आइडिया है जिससे ग्राहकों को नुकसान और कंपनियों को फायदा ही फायदा होता है और ग्राहकों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें नुकसान हो रहा है। मात्रा घटने से आप जो टूथपेस्ट की एक ट्यूब पहले 15 दिन में खरीदते थे, अब उसे आप 7 से 8 दिन में खरीदने लगे हैं। और यह चीज दूसरे उत्पादों के साथ भी है। इससे कंपनियों की बिक्री और उनका मुनाफा रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि आपका बजट इस श्रिंकफ्लेशन की वजह से पूरी तरह से हिल रहा है। ज्यादातर कंपनियां कहती हैं कि वो अपने उत्पादों को महंगाई से बचाने के लिए ऐसा करती हैं, लेकिन यह भी पूरा सच नहीं है। पिछले 4 वर्षों में इस महंगाई के कारण लगभग सभी प्रोडक्ट्स का साइज 10 से 20% तक श्रिंक हो चुका है, यानी सिकुड़ चुका है। उदाहरण से समझाता हूं। जनवरी 2022 में हल्दीराम के 10 रुपए वाले पैकेट में 55 ग्राम आलू भुजिया आया करती थी, लेकिन अब इसमें उतने ही दाम में 42 ग्राम आलू भुजिया आती है। इसी तरह 2 साल पहले विम पाउडर के 10 रुपए वाले साबुन का वजन 155 ग्राम होता था। विम का, विम बार जिसे आप कहते हैं, पाउडर नहीं, विम बार। अब उतने ही पैसे में आपको 130 ग्राम का बार मिलता है। इसके अलावा वर्ष 2020 में पार्ले जी के 5 रुपए वाले पैकेट का वजन, बिस्किट का 5 रुपए वाले पैकेट का वजन 88 ग्राम था। अब 5 रुपए में ही इसका वजन 55 ग्राम हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब लोग इन्हें खरीदने के लिए दुकानों पर जाते हैं तो वो ये देखते ही नहीं कि 10 रुपए का जो बिस्किट वो खरीद रहे हैं, अब उस बिस्किट की मात्रा कम हो चुकी है, पैकेट का साइज छोटा हो चुका है, लेकिन दिखता उतना ही है। और इस श्रिंकफ्लेशन से पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। ब्रिटेन के 64%, फ्रांस के 63%, जर्मनी के 62%, कनाडा के 60%, चीन के 30% लोगों ने माना कि श्रिंकफ्लेशन के कारण उन्हें कंपनियां पहले जितनी कीमत में अब कम सामान दे रही है। पश्चिमी देश इसे ग्राहकों के साथ किया गया विश्वासघात मानते हैं और इटली और फ्रांस में इसके खिलाफ कानून लाने पर भी विचार चल रहा है, कानून लाने की मांग हो रही है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां कानून तो बहुत दूर, हमारे देश के बहुत सारे लोगों को अभी इस बात की भी जानकारी नहीं कि उनके साथ कंपनियां इतनी बड़ी चालाकी कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस दुरुपयोग के बारे में बताएंगे जिस पर पूरी दुनिया में इस समय बहस चल रही है। 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होते ही अमेरिका के लास वेगस में, आपको याद होगा, एक बम धमाका हुआ था और उस हमले को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है, आपको याद होगा, ट्रंप होटल के सामने एक टेस्ला की गाड़ी थी, टेस्ला का साइबर ट्रक था जिसमें धमाका हुआ था। अब जब इस धमाके की जांच पुलिस ने की तो उसका कहना है कि इस घटना में हमलावर ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था। उसने यह हमला अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर किया था और वहां खुद को गोली मारने के बाद टेस्ला के साइबर ट्रक में धमाका कर दिया था। लेकिन अब पुलिस कहती है कि यह पूरा हमला चैट जीपीटी की मदद से हुआ था। हमलावर ने चैट जीपीटी से यह पूछा कि टेस्ला के साइबर ट्रक में धमाका करने के लिए कितनी मात्रा में विस्फोटक की जरूरत पड़ेगी, यह विस्फोटक कहां से खरीदा जा सकता है और किस विस्फोटक से धमाका होने पर ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा उसने गोली चलाने से पहले चैट जीपीटी से यह भी पूछा कि क्या पिस्तौल से चलाई गई गोली से ट्रक में रखे 60 किलोग्राम विस्फोटक में धमाका हो सकता है। पुलिस ने कहा कि यह हमलावर मानसिक रूप से परेशान था। यह भी हो सकता है कि उसकी मंशा इस हमले में दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की ना हो। लेकिन यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यह हमला चैट जीपीटी के एआई टूल का इस्तेमाल करके हुआ, जिस पर अब पुलिस ने इस एआई टूल को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई से जवाब मांगा है और इस कंपनी ने कहा है कि वो इसकी जांच कर रही है क्योंकि उसके एआई सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे खतरनाक निर्देशों का पालन नहीं कराया जा सकता। मतलब कंपनी कहती है कि अगर इसमें चैट जीपीटी में या एआई का इस्तेमाल कोई गलत कारणों के लिए करता है तो वो उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ। यही कारण है कि अब इस घटना को लेकर दुनिया में बहस हो रही है और लोग एआई के दुरुपयोग पर बहुत चिंता जता रहे हैं। क्या आपकी स्मार्ट कार भी आपकी जासूसी कर रही है और आपका पूरा फोन लॉग, आपके टेक्स्ट मैसेज, आपके कॉन्टैक्ट बुक, आपकी लोकेशन हिस्ट्री
ये सारा डेटा आपकी स्मार्ट कार के पास होता है और इसकी रक्षा करने के लिए दुनिया भर में कोई कड़ा कानून नहीं है। इस घटना में टेस्ला ने साइबर ट्रक में इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर और चार्जिंग स्टेशन की मदद से हमलावर का पूरा डेटा निकाल लिया। वो कहां कहां गया, उसने क्या क्या किया, सारी जानकारी पुलिस को मिल गई। अब सोचिए कि आप कहां जाते हैं, किससे फोन पर बात करते हैं, किसे क्या मैसेज करते हैं। आपके फोन में जो पूरा डेटा है, आप जब अपने फोन को अपनी स्मार्ट कार के साथ सिंक कर देते हैं तो ये सारा डेटा आपकी स्मार्ट कार के पास चला जाता है और आपकी स्मार्ट कार को बनाने वाली कंपनी के पास चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवरलेस कार ही स्मार्ट होती हैं। आजकल जितनी भी गाड़ियां बाजार में आ रही हैं और जिन गाड़ियों में इंटरनेट की सुविधा है, ये सभी गाड़ियां स्मार्ट कार है। इन गाड़ियों में आपकी ना सिर्फ लोकेशन बल्कि आपकी कॉल डिटेल्स, आपके मैसेज, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और दूसरी तमाम तरह की निजी जानकारियां इन गाड़ियों के पास इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि जब आप अपना स्मार्टफोन अपनी स्मार्ट कार से कनेक्ट करते हैं तो आपका सारा डेटा ये कार बनाने वाली कंपनी के पास पहुंच जाता है। कहते हैं कार को आपका दूसरा घर होना चाहिए। लोग कहते हैं कि कार आपका दूसरा घर है, लेकिन अब आपके दूसरे घर में आपकी जासूसी होने लगी है। टेस्ला की गाड़ियों में लगे कैमरे और सॉफ्टवेयर की मदद से यह कंपनी ये सारे डेटा को स्टोर कर सकती है। वर्ष 2019 से 2022 के बीच टेस्ला के कर्मचारियों पर यह आरोप लगे कि उन्होंने कार में लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुए ड्राइवर्स के अश्लील वीडियो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए थे। भारत में एप्पल कंपनी ने कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी आईफोन को अनलॉक नहीं किया, लेकिन टेस्ला ने बड़ी आसानी से पुलिस को सारा डेटा दे दिया। मतलब कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। जब बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियों ने भारत में या अमेरिका में एप्पल से डेटा मांगा फोन का, तो एप्पल ने डेटा देने से मना कर दिया और कहा कि हम नहीं देंगे। लेकिन जब यही डेटा टेस्ला से मांगा तो टेस्ला ने बहुत आसानी से दे दिया। कहा जाता है आपकी स्मार्ट कार आपका वो स्मार्टफोन है जो पहियों पर चलता है, लेकिन इसके जरिए कुछ कंपनियां आपका पूरा डेटा चुरा रही हैं। और यह सही है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास अपराधियों तक पहुंचने के लिए डेटा होना चाहिए और उस स्थिति में इसे सही कहा जा सकता है। लेकिन हर बार यह सही नहीं होगा। जब कंपनियां किसी व्यक्ति की जासूसी करती हैं, उसका डेटा चुराती हैं और फिर उसे बेच देती है। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग कानून हैं, लेकिन वहां भी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है इस डेटा की सुरक्षा के लिए। अब इसकी मांग हो रही है कि कानून होना चाहिए और भारत को भी अब इस दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए। सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेसी के मामले में कार सबसे खराब प्रोडक्ट है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 25 सबसे बड़ी कार कंपनियों की प्राइवेसी पॉलिसी की जांच की गई और इनमें सभी को बेहद खराब की श्रेणी में रखा गया। सभी कार उस श्रेणी में शामिल थीं जो डेटा इकट्ठा करती हैं और इनमें भी 84% कार कंपनियां इस डेटा को आगे बेच देती हैं। 92% लोगों का उनकी स्मार्ट कार के डेटा पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अब आप सावधान रहिए। आप अपने फोन को तो बहुत बचाकर चलते हैं, फोन को लॉक करके रखते हैं, अपने डेटा को हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। आपका फोन कहीं खो ना जाए, आपके फोन को कोई हैक ना कर ले, इसलिए फोन में पासवर्ड डालकर रखते हैं, सारे ऐप्स में पासवर्ड डालकर रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस फोन को अपनी स्मार्ट कार के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपका ये सारा डेटा आपकी स्मार्ट कार के पास आ जाता है और फिर उस स्मार्ट कार को बनाने वाली कंपनी के पास आता है और ये ज्यादातर कंपनियां उस डेटा का कुछ भी कर सकती हैं। उस डेटा को बेच सकती हैं, उस डेटा को लीक कर सकती हैं और आपकी जो प्राइवेसी है, आपका जो निजी डेटा है, वो आपको बाजारों में बिकता हुआ नजर आएगा। इसलिए आपके फोन के बाद अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अच्छी तरह से जानता है, जिसे आपको आपके सारे भेद, आपके सारे राज पता है, तो वो है आपकी स्मार्ट कार। और इस स्मार्ट कार से अब आप बचकर रहिएगा। हमारे देश की सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि डेटा चाहे फोन में हो, चाहे कार में हो, चाहे कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो, उसकी सुरक्षा के लिए कड़े कानून अब हमारे देश में आने ही चाहिए।